VHS और छुपे हुए रहस्यों से लेकर गुप्त कमरों, प्रोटोटाइप से हटाए गए डिजाइनों और ऐसे डिटेल्स तक जो अध्याय 5 की कहानी को पूरी तरह बदल देते हैं। आज हम पॉपी प्लेटाइम चैप्टर 5 के सबसे बड़े छुपे रहस्यों को जानेंगे। मुझ पर विश्वास करो, इनमें से कुछ इतने अच्छे से छुपे हैं कि पहली बार खेलते वक्त शायद तुमने इन्हें नजरअंदाज कर दिया हो। अगर ध्यान से देखो तो शुरुआती विज्ञापन में प्रोटोटाइप की झलक मिलती है, इससे पहले कि वो चाय पार्टी में पूरी तरह सामने आए। इस विज्ञापन में जो संगीत है वो भी मशहूर बच्चों के गाने होकी पोकी पर आधारित है। पॉपी प्लेटाइम के चैप्टर 5 के ट्रेलर्स में कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई, लेकिन उनमें जो कुछ भी दिखाया गया था वो सब फाइनल गेम में नहीं आया। एक उदाहरण है पॉपी का यह कार्डबोर्ड कटआउट जो प्रमोशनल मटेरियल में दिखा था, लेकिन असल में चैप्टर 5 में कहीं भी नहीं दिखता। चैप्टर 5 की शुरुआत में हम होकी वोकी के साथ वापस आते हैं, एक ऐसे सीन में जो सीधे चैप्टर 4 से जारी रहता है, लेकिन कमरा थोड़ा अलग है। अंदर का हिस्सा ज्यादा मॉडर्न लगता है, कम टूटा फूटा है और यहां तक कि दीवारों का रंग भी पूरी तरह अलग है। तो या तो चैप्टर के बीच में कमरा बदल गया है या शायद ये वही कमरा नहीं है जो हमने पहले देखा था। होकी वोकी से भागते वक्त डराने वाला सिर्फ वही मॉन्स्टर नहीं होता, अगर आप सही समय पर उसके सामने गिरे तो होकी वोकी भी एक सेकंड के लिए डर जाता है। ये छोटी सी बात है, लेकिन इसे असली महसूस कराता है। ऑरिमल्स के वेरिएंट्स में से एक टेडी बियर जैसा लगता है और चैप्टर रिलीज होने के बाद शेयर की गई बिहाइंड द सीन तस्वीरों की वजह से हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये क्रीचर सच में टेडी बियर पर आधारित था। 4 चैप्टर्स के बाद आखिरकार हम ब्रॉन से मिलते हैं, लेकिन उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसका शरीर एक ही जगह पर जंजीरों से बंधा हुआ है, वो हिल भी नहीं सकता और उसके नीचे ऑरिमल्स लगातार उसके शरीर को काट रहे हैं और फाड़ रहे हैं। ब्रॉन को जिंदा रखने वाली चीज है पॉपी का जेल, एक ऐसा यौगिक जो किसी प्रयोगात्मक जीव के शरीर को बिना किसी नियंत्रण के फिर से बनने और बढ़ने की अनुमति देता है। ये वही तरीका हो सकता है जिससे प्रोटोटाइप ने प्लेटाइम कंपनी की फैक्ट्री में 10 सालों तक संसाधनों की समस्या हल की। एमओबी एंटरटेनमेंट भी हर वर्षन में डायनासोर वेरिएंट्स को तकलीफ देने की परंपरा निभाता है। प्लेटाइम कंपनी में कई नंबर मिलते हैं जो अधिकतर कोड्स और पासवर्ड्स में काम आते हैं। लगता है एमओबी एंटरटेनमेंट अब भी रैंडम और मजेदार डिटेल्स जोड़ने की अपनी आदत पर कायम है, जैसे पिछले चैप्टर्स में किया था। चम के बारे में एक छोटी सी बात यह है कि वो बोलता नहीं है, इसके बजाय वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करके बात करता है। जब खिलाड़ी प्रोटोटाइप से मिलता है तो चम सांकेतिक भाषा में बताता है कि हम मुसीबत में हैं। फिर भी वो खिलाड़ी को सिर पर थपथपाकर शांत करने की कोशिश करता है। इस चैप्टर की अगली जगह स्वीट स्ट्रीट है, जो लिली लव रेड से जुड़ा इलाका है। लिली एक ऐसा किरदार है जिसे पिछले चैप्टर से ही प्लान किया गया था और इसके कई डिजाइन समय के साथ बनाए गए। लिली की शुरुआती और दिलचस्प अवधारणाओं में एक ये थी कि वह अपने बालों पर खड़ी है, जिससे उसका रूप और डरावना व अलौकिक लगता है। स्वीट स्ट्रीट का कभी अलग डिजाइन था, जिसमें लिमिनल स्पेस का प्रभाव साफ दिखता था। अगर आप द बैकरूम्स जैसी सीरीज जानते हैं तो ऐसा माहौल पहचानेंगे। अब जब हमने विशाल राक्षसों की बात की है तो ये और दिलचस्प हो जाता है। आइए कुछ छोटे छोटे विवरणों के बारे में बात करते हैं। अगर आप लिली की रसोई में सारी दरवाजे और अलमारियां खोलते हैं तो आपको एक केतली मिल सकती है, और ये सिर्फ कोई साधारण वस्तु नहीं है। आप सच में उस केतली को उठा सकते हैं, उसे चूल्हे पर रख सकते हैं, उसे एक सामान्य केतली की तरह उबाल सकते हैं और बाद में एक कप में चाय भी डाल सकते हैं। लिवी लव रेड्स के लाल बत्ती हरी बत्ती गेम का तनाव कई खिलाड़ियों को कुछ मजेदार बातें मिस करवा देता है। उदाहरण के लिए इस सीन में लिली जो गाने इस्तेमाल करती है वे असली बच्चों के गाने हैं, जिन्हें बहुत से लोग पहले से जानते हैं। उन गानों में से कुछ हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स, और इट्सी बिट्सी स्पाइडर। इस सेक्शन में कुछ और धुनें भी आती हैं, जिसमें पॉपी की लोरी का एक वर्जन भी शामिल है, वही धुन जिसे लिली और पॉपी दोनों इस जगह पर गुनगुनाते हैं। फर्क नहीं पड़ता कितनी तेज दौड़े, लिली की टी पार्टी में जाना ही होगा। यही पल पॉपी प्लेटाइम के फैंस का इंतजार था। पहली बार जब हम एक्सपेरिमेंट 1006 की असली शक्ल प्रोटोटाइप देखते हैं, फाइनल फॉर्म तक पहुंचने के लिए प्रोटोटाइप कई डिजाइनों से गुजरा।
शुरुआत में इसका आकार सामान्य खिलौने जैसा था, लेकिन इसमें जैक इन द बॉक्स का आइडिया बना रहा। इसके अलावा इसके मैकेनिकल हाथ और अलग अलग खिलौनों के हिस्सों के मिश्रण के साथ चैप्टर 2 के दौरान विकसित हुए प्रोटोटाइप की एक और अवधारणा ने जोकर के डिब्बे का आइडिया और भी ज्यादा साफ कर दिया। चैप्टर 3 तक प्रोटोटाइप का शरीर बड़ा हो गया था और इसका डिजाइन उस मूर्ति जैसा था जिसे कैटनैप पूछता था। फिर चैप्टर 4 ने प्रोटोटाइप का एक नया वर्जन दिखाया जिसकी शक्ल बेहद डरावनी थी। अब वो उतना खिलौने जैसा नहीं लगता था, लेकिन हैरानी की बात है कि वो आइजैक की मूल सोच के साथ मेल खाता था जो उसने प्रोटोटाइप के लिए सोचा था। एक ऐसा प्राणी था जो समझदार दिखता था, बोल सकता था और आम राक्षस नहीं था। एक बात है जिस पर फैंस आज भी बहस करते हैं, क्या प्रोटोटाइप ने जानबूझकर पॉपी का मास्क तोड़ा या वो हादसा था? कई लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज देखकर मानते हैं कि ये हादसा था। उसके हाव भाव और प्रतिक्रिया से वो उस पल में डरा हुआ लगता है, आक्रामक नहीं। अब फैंस को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं, मॉब एंटरटेनमेंट की टीम ने पुष्टि की है कि प्रोटोटाइप ने गलती से पॉपी का मास्क तोड़ा था। वो जानबूझकर उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। प्रोटोटाइप उल्लुगार मेहौर नाम की एक जगह का भी जिक्र करता है जिसे अंग्रेजी में द बेटर प्लेस कहते हैं। उसके अनुसार वो अनाथ बच्चों को वही छुपाता है। शुरुआत में लगता है जैसे वो स्वर्ग की बात कर रहा हो, लेकिन अगर ये सच है तो अंग्रेजी वर्जन में द बेटर प्लेस को हमेशा एक असली जगह के नाम की तरह बड़े अक्षरों में क्यों लिखा गया है? मौत की स्क्रीन लगातार अनाथ बच्चों का जिक्र करती है, जिससे लगता है कि अध्याय 6 में उनका अहम रोल होगा। गिबलेट के कमरे के पीछे छिपा एक और इलाका निर्माण के कचरे और फेंके गए सामानों का एक बड़ा पहाड़ दिखाता है, जो ये इशारा करता है कि मुख्य फैक्ट्री के बाहर की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है। कई दस्तावेज फैक्ट्री के बाहर के प्रोजेक्ट्स जैसे प्ले टाइम पार्क का जिक्र करते हैं, जिसका पहला जिक्र अध्याय 3 में हुआ था। वही दस्तावेज 2 और बड़े प्रोजेक्ट्स का भी जिक्र करते हैं, जिनमें से एक जापान में है जिसका नाम है एक नई शुरुआत। जापान में पॉपी प्ले टाइम की लोकप्रियता को देखते हुए भविष्य में वहीं आधारित गेम आ सकता है, जैसे पिछले चैप्टर्स में था। प्रोटोटाइप फैक्ट्री के हिस्सों से छुपकर खिलाड़ी को देखता रहता है। प्रोटोटाइप की मूर्ति की खास बात यह है कि इसमें बाकी मूर्तियों की तरह पैर नहीं है। ये चुपचाप इस बात की पुष्टि करता है कि प्रोटोटाइप का असली शरीर अभी भी एक जैक इन द बॉक्स पर आधारित था और उसकी मकड़ी जैसी टांगे बाद में उसमें जोड़ी गई थीं। अंतिम लड़ाई में प्रोटोटाइप फैक्ट्री के खिलौनों की आवाजों की नकल करने लगता है, और अगर ध्यान दे तो ये वही डायलॉग्स हैं जो सफर में पहले सुने थे। अगर फाइनल गेम में प्रोटोटाइप की डेथ स्क्रीन डरावनी नहीं लगी तो जान ले कि एक और भी डरावना वर्जन रिलीज से पहले हटा दिया गया था। ये वर्जन बहुत हद तक उस मोमेंट जैसा है जब वो लिली की एक चोटी काटता है। जब प्रोटोटाइप खिलाड़ी को अजीब तरल में फेंकता है तो हम आर पार भेदे जाने के बावजूद जिंदा रहते हैं। चैप्टर 5 में हमने जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर यह बहुत संभव है कि वह तरल पोपी का जेल हो जो यह समझा सकता है कि खिलाड़ी कैसे जिंदा बचता है। यह थ्योरी मजबूत होती है क्योंकि गिबलेट्स खिलाड़ी को उसी तरह इलेक्ट्रोक्यूट करता है जैसा चैप्टर 2 के प्रयोग नोट्स में से एक में बताया गया है। आखिरकार चैप्टर 5 हमें प्लेयर की असली पहचान के बारे में और भी सबूत देता है। प्ले टाइम कंपनी के बचे कर्मचारियों में रिचर्ड लोविट्स सबसे मजबूत उम्मीदवार है। चैप्टर 5 में मिलने वाली छुपी हुई VHS टेप आखिरकार रिचर्ड लुइस की कहानी को पूरा करती है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे वह अपने शुरुआती दिनों में एक आसानी से गुस्सा होने वाले कर्मचारी थे और धीरे धीरे कंपनी के सबसे सम्मानित कर्मचारियों में से एक बन गए। ब्रॉन ही अकेला जाना पहचाना चेहरा नहीं है। चैप्टर 5 में पियानोसौरियो भी लौटता है। तुम्हारा मिशन है नक्शे में छुपे कई स्कैनर ढूंढना। अगर तुम सबको स्कैन करोगे तो पियानोसौरियो का सीक्रेट इवेंट एक्टिवेट होगा। चैप्टर 5 में नींबू की पेंटिंग फिर दिखाई देगी। इसे पहेली हल कर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सीक्रेट दरवाजे से अंदर जाकर पा सकते हो। साथ ही लेमन को भी वापस ला सकते हो। तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया के पास एक और छुपा कमरा ढूंढना है। लेमन को अंदर रखो और चैप्टर 5 का मेन सॉन्ग जो CG5 ने बनाया है अनलॉक कर लोगे।